ये दीवार देख रहे हो, जानते हो इतनी नीची क्यों है? क्योंकि इनके पार हजारों मील तक सिर्फ समंदर है, इसलिए इस जगह से भागना असंभव है। ये शब्द है जेलर डेविड बैरी के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसकी बात हो रही है, कौन है ये जेलर डेविड बैरी? तो चलिए हम आपको बताते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्हीं की लिखी एक किताब है द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। सावरकर ने अपनी इस किताब में लिखा है कि जब वो पहली बार सेल्यूलर जेल पहुंचे थे तो उन्हें जेलर डेविड बैरी के मुंह से ये शब्द सुनाई दिए थे। अब आप समझ रहे होंगे कि ये डेविड बैरी कौन थे। दरअसल डेविड बैरी जिस जेल की बात कर रहे थे, आज हम उसी जेल की कहानी आपको बताने वाले हैं। आज उस जेल को आप काला पानी के नाम से जानते हैं, आज उस जेल को आप काला पानी की जेल के नाम से जानते हैं। लेकिन इस जेल को काला पानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने ये नाम तो अक्सर सुना होगा, लेकिन सवाल यही आता होगा ना कि यार ये काला पानी का क्या लेना देना? भला समुद्र में काला पानी तो नहीं है, समुद्र में तो नीला पानी है, फिर ये काला पानी आया कहां से? क्योंकि ये जेल भारतीय इतिहास की सबसे कुख्यात जेल कहलाती है, और क्यों इसके नाम से ही कैदी और मुजरिम कांपने लगते हैं? इन तमाम सवालों के आज हम आपको जवाब देने वाले हैं। इसके साथ ही किस्सा सुनाएंगे, इस जेल का वो किस्सा जिसके बारे में आज भी कहा जाता है कि वाकई में क्या ऐसा भी हो सकता था। तो बस वो किस्सा सुनना है तो लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं न्यूज़ पक। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको आज हम बताते हैं सजाए काला पानी और सेल्यूलर जेल की कहानी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस जेल का नाम काला पानी पड़ा कैसे। दरअसल काला पानी की कहानी शुरू होती है साल 1857 से। क्रांति के वक्त और उसके बाद में भी जिन लोगों को पकड़ा जाता था, अंग्रेज उन्हें फांसी पर लटका देते थे या तो तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा देते थे। लेकिन सबका हश्र ऐसा नहीं हुआ था। कई लोगों को कैदी बना लिया गया। विद्रोह के डर से अंग्रेजों ने इन्हें मेनलैंड से दूर भेजने की ठानी और इसके लिए चुना गया अंडमान आइलैंड। अंडमान द्वीप भेजने के दौरान समुद्र की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन उस दौर में हिंदुओं के बीच एक प्रथा थी और यह मान्यता थी कि अगर कोई भी इंसान समुद्र की यात्रा कर लेता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और आप सोचिए कि जिन कैदियों को मेनलैंड से दूर भेजा जाता था अंडमान द्वीप पर, तो वो समुद्र की यात्रा करके जाते थे। ऐसे लोगों को जात से बाहर कर दिया जाता था और इसीलिए समुद्र को काला पानी कहा जाता था। अब इससे आप समझ गए होंगे कि इसीलिए इस जेल को काला पानी की जेल कहा गया और यहां पर जिन कैदियों को सजा मिलती थी उसे काला पानी की सजा नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं। साल 1857 के बाद 200 कैदियों को पहली बार अंडमान भेजा गया। साल 1868 में 700 कैदी कराची से यहां भेजे गए। शुरुआत में इन लोगों को एक घरनुमा जेल में रखा जाता था। तक कैदियों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो चुका था। हालांकि तब अंडमान की जेल की वो सूरत नहीं थी जो बाद में जाकर बनी, या जिस सूरत को आज आप देखते हैं वो बाद में बनाई गई थी। मेनलैंड की जेलों के मुकाबले अंडमान में तो ज्यादा आजादी दी जाती थी, इसलिए कैदी यहां पर आना प्रेफर किया करते थे। लेकिन एक दौर शुरू हुआ जिसके बाद से अंडमान की जेल की पूरी सूरत बदल गई, पूरी सूरत हाल को बदल दिया गया। साल 1890 में 2 अंग्रेजी अधिकारियों के जहन में एक बात आई कि जेल के नाम पर कैदियों को आजादी कैसे मिल सकती है। इनका नाम था चार्ल्स लॉयल और एस लेथब्रिज। इन दोनों अधिकारियों ने एक रिपोर्ट बनाई और सरकार के सामने पेश की, जिसमें एक नई जेल बनाने की मांग रखी गई। साथ ही यह सुझाव भी दिया गया कि यहां आने वाले कैदियों के लिए सख्त माहौल होना चाहिए। दोनों की रिपोर्ट के बाद उन्हें मंजूरी मिल गई और फिर शुरू हुई नई जेल बनाने की कहानी। साल 1896 में इस जेल को बनाने का काम शुरू होता है। इसके लिए बर्मा से लाल ईंटें मंगाई जाती हैं। मजदूरी के लिए उन्हीं कैदियों का इस्तेमाल किया जाता है जो आगे चलकर इस जेल में रहने वाले थे। इस जेल का आकार भी अपने आप में काफी अनोखा है और इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस जेल को बनाने के लिए तब के ब्रिटेन के मशहूर दार्शनिक जेरेमी बेंथम के आइडिया को फॉलो किया गया। बेंथम को जेल की बनावट से काफी दिक्कत थी। बेंथम का एक तर्क था कि जेल में जितने कैदी होते हैं उसी के रेशो में गार्ड भी रखने पड़ते हैं, जिससे लोगों के काम की बर्बादी होती है। इसलिए जेलों का आकार अब बदला जाना चाहिए। बेंथम ने जेल के आकार के लिए एक नया डिजाइन का आइडिया दिया। यह नया डिजाइन कुछ ऐसा था कि एक ही गार्ड पूरी जेल पर नजर रख सकता था। बेंथम के जीते जी तो यह आइडिया कुछ खास पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन उनकी मौत के बाद सरकार ने सोचा क्यों ना इस पर काम किया जाए और फिर अंडमान की जेल को बनाने के लिए बेंथम के आइडिया का इस्तेमाल किया गया। इस डिजाइन को अगर आपको समझना है तो आसान भाषा में आप एक साइकिल के पहिए को इमेजिन कीजिए। मानिए एक डंडा है और उसमें जो तिलियां निकली हुई हैं वो जेल है।
अभी जो डंडा है ये अंडमान की जेल के बीच में बना एक बड़ा सा टावर है और इसके आसपास जो जेल बनाई गई उन्हें विंग नाम दिया तिलियों के आकार में। ये टावर के ऊपर गार्ड खड़े होने की जगह होती थी और साथ में एक घंटा भी लगा रहता था ताकि कोई भी गड़बड़ी हो तो घंटे की आवाज सुनकर सब चौकन्ने हो जाए। ये जो गार्ड था इसी का काम था कि अगर आपको जरा सा भी शक हो कि जेल में कुछ होने वाला है या कोई कैदी कुछ करने वाला है तो आप सिंपल से इस घंटे को बजाइए और जितने भी बाकी गार्ड्स हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो सब चौकन्ने हो जाएंगे। इस टावर से बाहर की ओर साइकिल की तीलियों के आकार में 7 बिल्डिंग बनी हुई थी। एक बिल्डिंग को एक विंग कहते थे। हर एक विंग 3 माले की थी। पूरी जेल में ऐसे 696 सेल थे और इन्हीं सेल्स की वजह से इस जेल का नाम पड़ा सेल्यूलर जेल। ये सेल यानी कमरे खास तरह से डिजाइन किए गए थे ताकि कोई भी कैदी किसी दूसरे कैदी से कांटेक्ट ना कर सके। जेल के हर एक विंग का मुंह दूसरे विंग की दीवार की तरफ बना हुआ था। हर कमरे में लगभग 9 फीट की ऊंचाई पर एक रोशनदान होता था जिससे हवा और रोशनी बाहर आ सके। साल 1906 में इस जेल का निर्माण पूरा हुआ, जिसके बाद भारत के सबसे खूंखार मुजरिम के साथ साथ राजनीतिक कैदियों को भी यहां भेजा जाने लगा। अब हम आपको आगे बताते हैं जेल में कैदियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था, जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अगर दिल में कलेजा रखते हो तभी इस वीडियो को आगे देखना। तब कैदियों को वहां के कुछ ही घंटों की नींद दी जाती थी। कैदी से दिन भर कोलू के बैल की तरह काम कराया जाता था और रात को महज कुछ घंटों की नींद उन्हें दी जाती थी। इसके बाद करीब 3 साढ़े 3 बजे उन्हें घंटे की आवाज से उठा दिया जाता था और यहां पर उठना आपकी मजबूरी थी। अगर कोई नहीं उठता था तो गार्ड आकर उसे उठाता था और कोड़े बरसाता था। इन सभी 700 कैदियों को शौच या नहाने के लिए सिर्फ 1 घंटा मिलता था। खाने और पीने वालों की बात करें तो पीने के लिए जैसा पानी मिलता था उससे आज के दौर में आप मुंह धोना भी पसंद नहीं करेंगे। और बाकी बात करें खाने की तो हरे रंग के पानी के ऊपर तैरते हुए कुछ पत्ते बर्तन में ऐसे तैरते थे कि शायद आज उसे देख भी ना पाए आप। साथ में कीड़े वाली दाल, ना खाओ तो भूखे रहो और खा लिए तो पेट खराब हो जाए। अब बात करें कि कैदियों से आखिर काम क्या कराया जाता था तो वो भी दिल दहला देने वाला है। सावरकर की किताब की माने तो काम पर जाते हुए कैदियों के हाथों में जंजीरें, गले से लेकर पैरों तक बेड़ियां होती थी और इन्हीं जंजीरों और बेड़ियों में ही सफाई का काम करवाया जाता था। कैदियों से पेड़ों की कटाई या फिर मजदूरी का काम कराया जाता था। और अगर आप राजनीतिक कैदी हैं तो भाई साहब आपके लिए एक खास प्रबंध था। उस कैदी को कोहलू में बैल की जगह इस्तेमाल किया जाता था। मतलब बैल नहीं है और बैल का काम कैदी को करना होता था। सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि 20 चक्कर में एक अच्छा खासा तगड़ा आदमी भी चक्कर खाकर गिर जाए, लेकिन फिर भी उस कोहलू को दिन भर जोतना पड़ता था। इस दौरान दिन भर में सिर्फ 1 ब्रेक आपको मिलता था, वो भी खाने के लिए, और टॉयलेट तक के लिए एक्स्ट्रा वक्त आपको नहीं दिया जा सकता था। और अगर किसी से बात करने की कोशिश की, यहां तक कि अगर किसी को इशारा भी किया तो गार्ड जूतों से मारता था। हालांकि इतने में खत्म दिन नहीं होता था। कोहलू के बैल का काम निपटाने के बाद एक और काम मिलता था, नारियल के खोल से भूसे निकालना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये काम उससे आसान है तो रुक जाइए, आगे देखिए, मैं आपको बताऊंगा इसमें मजबूरी कितनी बड़ी होती है। इसके लिए नारियल के खोल को हथौड़े से मारना पड़ता है। इतने के बाद भी जान बची तो पुरानी रस्सियों को घिसकर उसके धागे अलग करने पड़ते हैं, तब तक जब तक कि हाथों से खून न निकल जाए। हर काम को पूरा करने के लिए एक टारगेट होता है। कोहलू से 10 या 20 लीटर तेल और नारियल से 4 किलो जूस। शाम तक ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हथकड़ियों से बांधकर लटका दिया जाता था। पहली बार जब नहीं होता तो 3 दिन के लिए, और अगर आपने यही गलती दोबारा की तो 10 दिन के लिए। और इस बीच गार्ड घुटनों के बीच में एक डंडा फंसा देता था ताकि पैर फैले रहें। ये सब पूरा होने के बाद रात को जब कैदी अपने कमरे में पहुंचता तो देखता था कि वहां 2 बर्तन हैं, एक पानी के लिए और दूसरा इसलिए ताकि अगर रात में आपको टॉयलेट जाना पड़े तो इसी में कर ले। जून की गर्मी हो या दिसंबर की ठंड, सोने के लिए सिर्फ एक नंगा फर्श दिया करते थे। लोग इतने थक जाते थे कि उसी पर नींद भी आ जाती थी। इसके बाद दूसरा दिन शुरू होता था और बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछला दिन था। अगर आपको बताएं तो इस अंडमान जेल में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक ऐसे ही दिन गुजारे हैं। विनायक दामोदर सावरकर के अलावा अरबिंदो घोष के भाई बरीन घोष, भगत सिंह के साथी और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सजायाफ्ता बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने अंडमान जेल में सजा काटी है। साल 1932 में चटगांव आर्म्स रॉबरी केस में 300 क्रांतिकारी यहां भेजे गए। इन लोगों ने बेहतर अधिकारों के लिए भूख हड़ताल शुरू की।
44 दिन तक चले इस भूख हड़ताल के बाद अंग्रेजों ने उनके गले में पाइप डालकर दूध उड़ लेने की कोशिश की। महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित मोइत्रा के फेफड़ों में दूध चला गया, जिससे तीनों को निमोनिया हो गया और फिर तीनों की जान चली गई। अंग्रेजों के इस अत्याचार के बावजूद 1937 तक भूख हड़ताल का दौर चला और तब भारत में इन लोगों के लिए आवाज उठानी शुरू की गई। साल 1937 में गांधी और टैगोर ने इस मामले में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को एक टेलीग्राम भेजा। कांग्रेस ने यह मुद्दा ब्रिटिश सरकार के सामने उठाया। कई दौर की वार्ता के बाद आखिर में 1938 में सेल्यूलर जेल के राजनीतिक कैदियों को मेनलैंड यानी कि भारत में लाया गया। लेकिन काला पानी की इस जेल का काला अध्याय यहीं खत्म नहीं हुआ। साल 1942 में जब जापान ने अंडमान पर कब्जा किया तो उन्होंने ब्रिटिश कैदियों को रखने के लिए सेल्यूलर जेल का इस्तेमाल किया। जापानी कब्जे के दौरान सेल्यूलर जेल की 2 इमारत तोड़ दी गई। इससे पहले 1941 में आए भूकंप में जेल की बीच की इमारत को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इसे नया बनाया गया। नई इमारत गोलकार शेप में बनाई गई, जबकि पहले ये चौकोर हुआ करती थी। आजादी के बाद जेल की 2 और इमारतें गिराई गई, जिनकी जगह पर यहां स्थानीय लोगों के लिए एक 500 बेड वाला अस्पताल बनाया गया। इस जेल में सजा काट चुके कई स्वतंत्रता सेनानी जेल के गिराए जाने के विरोध में थे, इसलिए साल 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। आखिर में इस जेल से जुड़ा वो दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। माना जाता है कि काला पानी से कोई भी कैदी आज तक भाग नहीं सका था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेल से भागने की कोशिश भी नहीं हुई है। दरअसल ये कोशिश 2 बार हुई है। दोनों कोशिशें हालांकि तब हुई थी जब सेल्यूलर जेल नहीं बनी थी। साल 1868 में 238 कैदी जेल से भाग निकले थे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया था और जेलर ने उनमें से 87 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद 1872 में 2 कैदियों ने लकड़ी की एक नाव बनाई और इसके सहारे वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि सोते हुए एक अंग्रेज ने उनकी फोटो खींच ली और चारों तरफ फैला दी, जिसके बाद वापस दोनों कैदियों को अंडमान जेल भेज दिया गया। काला पानी की सजा की कहानी सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप सोचिए, आपके सुनकर ये रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो जिन पर ये गुजरी है, जिन्होंने ये दौर देखा है, जो उस जेल के अंदर रहे हैं, उन पर क्या बीती होगी। जब जेल से आने के बाद भी वो कहानी सुनाते होंगे, जब वो इसके बारे में जहन में सोचते होंगे, तो उनके रोंगटे किस तरह से खड़े हो जाते होंगे और कैसी जो यातनाएं हैं वो जब याद की जाती हैं तो किस तरह के माहौल, किस तरह के मंजर आपके जहन में बैठ जाते हैं। ये वाकई में कोई अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको कहानी सुना सकता था, लेकिन जिन पर ये गुजरी है इसका दर्द वो ही जानते हैं। खैर, इन्हीं दर्द को सहन करके हमें ये आज़ादी मिली है, इसलिए इस आज़ादी को हमेशा इज्जत दें और इसकी इज्जत भी करें। जिन लोगों ने दी है उनकी भी इज्जत करें। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की और कहानी और किस्से देखने के लिए न्यूज़ बुक को फॉलो जरूर करें।